बूढ़ी काकी। कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है और इस कहानी में बूढ़ी काकी के मन में अब जीवा स्वाद के सिवा कुछ चेष्टा शेष नहीं थी और ना अपने कष्टों की और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। अब उनकी समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। पूरा दिन अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता अथवा बाजार से घर पर कोई चीज़ आती और उन्हें नहीं मिलती तो वह रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था। काकी के पति देव को स्वर्ग पधारे अरसा हो गया था। बेटे तरुण को खोकर वो चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा काकी का कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी। भतीजे ने संपत्ति नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो सब झूठे थे। उस संपत्ति का सालाना आय 200 रुपए से कम नहीं था। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें पूरा हाथ उसके भतीजे बुद्धिराम का था और उसकी पत्नी रूपा का। एक दिन की बात है, ये लोग खाना खा लो, अब थोड़ा समय क्या लग जाए, पूरा घर सर पर उठा लेती है ये बुढ़िया। और रूपा सूखी रोटियां उस टूटी हुई चारपाई पर रखकर चली जाती है। नहीं खाती मैं ये बासी खाना, रात का बचा हुआ है। भगवान करे तेरी बहू भी तुझे ऐसा ही खाना दे। तभी बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली वहां आ जाती है। क्या लाई है मेरे लिए? काकी, तेरे लिए कचौड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह, कचौड़ी। काकी, अम्मा से बचा कर लाई हूँ, जल्दी जल्दी खा लो। काकी बड़े आनंद से कचौड़ी खाती है। और है क्या बेटा? नहीं नहीं, एक ही थी और वो मैं आपके लिए छुपा कर लाई थी। और हाँ, ये नाश्ता भी खा लेना, नहीं तो भूखे पेट में दर्द हो जाएगा। मेरे लिए पानी ला दे, ये रोटी मैं पानी में डुबा कर खा लूंगी। बहुत सूखी रोटी लाती है तेरी माँ। माँ के पास चाची आई है और वो साथ वाले दूसरे कमरे में है। मैं रसोई से आपके लिए दूध लाकर दे देती हूँ। हाँ, और सुन, मलाई समेत ले आना, मैं छुपा कर अंदर बैठकर खा लूंगी। इस तरह पूरे घर में एक ये छोटी बच्ची लाडली ही थी जो बूढ़ी काकी से प्यार करती थी और बड़े बेटे तो माँ बाप की तरह ही बूढ़ी काकी का तिरस्कार करते थे। आज घर में बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक था। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और पूरा घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो भर पेट खाना खाऊंगी और खूब सारी मिठाई भी खाऊंगी। कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। यहाँ बैठकर क्या फायदा। हलवाई के पास जाती हूँ, क्या लाल लाल पूरियां तल रहा है। और काकी हाथ के सहारे रेंगते हुए हलवाई के पास आकर बैठ जाती है। तभी बुद्धिराम की पत्नी बूढ़ी काकी को हलवाई के पास पूरियों को निहारते हुए देख लेती है। अरे आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या कुआं है जो कभी भरता ही नहीं। अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान तक को भोग नहीं लगा और इनके पेट में पहले ठूस दिया जाए। इतना खाती हो, आखिर जाता कहाँ है? और वो उसे धक्का मार देती है। जाओ अंदर अपनी कोठरी में जाकर बैठो, जब सब लोग खाना खा लेंगे तभी तुम्हें मिलेगा, समझी? और कोई तुम देवी नहीं हो जो सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा हो। चलो जाओ यहाँ से।
बूढ़ी काकी दुखी मन से हाथ के बल रेंगती हुई कोठरी के अंदर आ जाती है। सच ही तो है, जब तक मेहमान नहीं खाएंगे तब तक घर वाले कैसे खा सकते हैं। मुझसे इतनी देर अब नहीं रहा जाएगा। सबके सामने कितनी बेइज्जती हुई है। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं तब तक नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी के मन में ऐसे विचार चल रहे थे और वो बैठे बैठे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन उससे इंतजार नहीं हो रहा था। एक एक पल उन्हें एक जुग के समान लग रहा था। सब मेहमान खाना खा रहे थे और बूढ़ी काकी कोठरी में बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रही थी। ये लाडली भी न जाने आज कहाँ चली गई। आज इतने मेहमानों में उसे भी मेरी याद नहीं आई। बहुत इंतजार करने के बाद अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा। अब तो बहुत देर हो गई। अगर ऐसे ही अंदर बैठी रही तो बचा हुआ ही खाना खाना पड़ेगा। इस सोच विचार में बूढ़ी काकी फिर से कोठरी से निकलकर बाहर आ जाती है। सब मेहमानों ने खाना खाते हुए बूढ़ी काकी को देखा तो वो लोग बोले, अरे ये कौन है? तभी बुद्धिराम ने उसे देखा और गुस्से से उन्हें घसीटता हुआ उनकी कोठरी के अंदर ले जाकर उन्हें फेंक देता है। तुम्हें 2 पल भी चैन से नहीं बैठा जाता है क्या? खाना देखा नहीं कि मुंह ललचाने लगती हो। जब तक सब नहीं खा लेंगे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तू अब बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो वहां से चला जाता है। बूढ़ी काकी बहुत दुखी होकर अपनी कोठरी में चली जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है भगवान। इधर सुबह से शाम हो गई। सब मेहमान खाना खाकर चले गए थे। घर वालों ने भी खाना खा लिया था, लेकिन किसी को भी बूढ़ी काकी का ध्यान तक नहीं आया और सब खाना खाकर सो गए। लेकिन लाडली ने अपने हिस्से की कुछ पूरियां अपनी गुड़िया वाली पोटली में काकी के लिए बचा कर रखी थी। लाडली ने देखा कि अब माँ सो गई है। वह चुपके से उठ जाती है और अपनी काकी के पास जाती है। काकी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बूढ़ी काकी लाडली की आवाज सुनकर झट से उठ जाती है। तुम्हारे लिए मैं पूरियां लाई हूँ। अच्छा, तेरी अम्मा ने भेजी है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है। मैंने आपके लिए बचा कर रखी थी। बूढ़ी काकी पूरियां खाने लगती है। और है क्या बेटा? नहीं काकी, बस इतनी ही थी। आपको और खानी है क्या? हाँ, जा अपनी अम्मा से मांग कर ले आ। अम्मा तो सो रही है, उठाऊंगी तो वो मुझे मारेगी। बहुत सोचने पर बूढ़ी काकी लाडली से बोलती है, तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली काकी का हाथ पकड़ लेती है और काकी उसके सहारे उन जूठी पत्तलों के पास जाकर बैठ जाती है और उन पत्तलों से टटोर कर वो पूरियां खाने लगती है। ठीक उसी समय रूपा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि लाडली वहां नहीं थी। लाडली को अपनी जगह पर ना सोता हुआ देखकर वो लाडली को देखने के लिए बाहर आती है और वो देखती है कि पत्तलों के ढेर के पास लाडली चुपचाप खड़ी थी और बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों के ढेर से पूरियों के बचे हुए टुकड़े निकालकर खा रही थी। ये देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जमीन सूख गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई और वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है।
उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों ने भोजन पाया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाती हूँ, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन नहीं दे पाई। और रूपा काकी के पास जाती है। काकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप उठो यहाँ से। और वो उनको उनकी कोठरी में लेकर जाती है। रूपा ने दिया जलाया और भंडार का दरवाजा खोला और एक थाली में संपूर्ण पकवान सजाकर काकी के पास गई। काकी, ये लो, खाना खाओ और मुझे माफ कर देना। भोले भाले बच्चों की तरह मिठाई पाकर जो मार तिरस्कार सब भूल जाते हैं, वैसे काकी सब कुछ भुलाकर खाना खा रही थी। उनके एक एक निवाले से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस दृश्य का आनंद ले रही थी। आरती अपनी बेटी राधा और अपनी सास के साथ सूरत में रहती थी। आरती लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से उसका घर चलता था। आरती के पति मोहन का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। मोहन के जाने के बाद अब आरती ही घर का खर्च उठा रही थी। माँ जी, आज मुझे काम पर जल्दी जाना है। वो मोहिनी मैडम के यहाँ किसी खास रिश्तेदार की शादी है, तो आज उनको शॉपिंग के लिए कहीं जाना है, इसलिए मुझे जल्दी काम खत्म करके आना होगा। मैंने खाना बना के रख दिया है, आप और राधा खाना खा लेना। चलो, अभी मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर आरती काम पर चली जाती है। आरती जिस मोहिनी मैडम के घर में काम करती थी, वो बहुत अमीर लोग थे और वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। कुछ देर के बाद दादी आरती को आवाज लगाती है। राधा, ओ राधा, कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। तभी घर के पीछे से आवाज आती है। जी दादी जी, मैं यहाँ हूँ। तू फिर वहाँ चली गई? जब देखो इस मेहंदी के पेड़ पर लटकी रहती है। चल नीचे आ, मेरे साथ काम में मदद करा। दादी, मुझे आज मेहंदी लगानी है, इसलिए मेहंदी के पत्ते उतार रही हूँ। आप माँ को बोल दो ना। आरती काम पर चली गई है, तू जल्दी इधर आ, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। आरती के घर के पीछे एक बहुत बड़ा मेहंदी का पेड़ था, जिसे उसकी दादी ने लगाया था और अब वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। राधा जब छोटी थी तब वो अपनी दादी और अपनी माँ को त्योहार के समय मेहंदी लगाते हुए देखती थी, इसलिए अभी राधा भी पेड़ से पत्तियां उतारकर उन्हें अच्छे से कोन में भरकर रख लेती थी और उसके बाद अपने हाथों पर मेहंदी लगाती थी। राधा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। तभी अचानक एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। आह मम्मी! क्या हुआ राधा? जब राधा की दादी घर के पीछे जाकर देखती है तो राधा पेड़ से नीचे गिरी हुई थी। हे भगवान, ये लड़की ने कुछ तुड़वा लिया होगा अपना। कहाँ लगी? दिखा मुझे। अरे दादी, कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। वो नीचे उतरते समय पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे आ गई। कुछ हो जाता तो। अब दांत निकाल रही है। चल उठ, मेरे साथ चल। दादी, मेरी मेहंदी के पत्ते बिखर गए, आप जाओ, मैं इन्हें इकट्ठा करके आती हूँ। दादी वहाँ से चली जाती है और राधा सारे पत्ते इकट्ठे करती है और उन्हें पीस लेती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। आरती भी काम करके घर आ गई थी। जब वो खाना खाने के लिए राधा को बुलाती है, राधा जल्दी आजा, खाना खा ले। तभी राधा उनके पास आती है। माँ, मैंने तो हाथों में मेहंदी लगा ली। अरे ये लड़की तो पागल हो गई है, इसे मेहंदी के अलावा और कुछ नहीं सूझता। जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर घूमती रहती है। चल हाथ धो ले और खाना खा ले। माँ, क्या आप भी? मैंने इतना सुंदर डिजाइन बनाया है और आप बोल रही हो कि मैं हाथ धो लूं? राधा अपने हाथ अपनी माँ और दादी को दिखाती है। मेहंदी तो सच में बहुत सुंदर लगाई है। अरे वाह राधा, तुमने तो पार्लर वालों से भी सुंदर मेहंदी लगाई है। माँ चलो, अब आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो।
फिर आरती अपने हाथों से राधा को खाना खिलाती है। अगली सुबह आरती की सास की तबीयत खराब हो जाती है। अरे माँ, आपको तो बहुत बुखार हो गया है, आपको तो अस्पताल लेके जाना होगा। आरती मन में सोचती है कि आज राधा को वो काम पर भेज दे। आरती जब राधा के पास जाती है और देखती है कि राधा फिर से मेहंदी के पत्ते पीस रही थी। राधा, तो ये मेहंदी के पत्ते छोड़, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, उनको बहुत तेज बुखार हो गया है, मैं उनको अस्पताल लेकर जा रही हूँ। आज तू मेरी जगह मोहिनी मैडम के घर पे काम पर चली जा और ध्यान से काम करना। बस माँ, सारे पत्ते पीस गए हैं, मैं अभी जाती हूँ। आरती अपनी माँ को डॉक्टर से चेक करवाती है और उनका ध्यान रखती है, और दूसरी तरफ राधा भी मोहिनी मैडम के घर पर सब अच्छे से काम कर रही थी। तभी राधा को मोहिनी मैम की आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर किसी से गुस्से से बोल रही थी, देखो मैं तुम्हारा पार्लर बंद करवा दूंगी। तुम लोग ऐसे मौके पर मुझे मना कैसे कर सकते हो? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और वो गुस्से से फोन काट देती है। राधा उनको परेशान देखकर उनके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? मुझे कल शादी में जाना है और मैंने आज घर में पार्लर वाली को बुलाया था मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर इन्होंने मुझे मना कर दिया। बोल रहे हैं कि शादियों की वजह से पार्लर में बहुत लोग आए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ आकर मेहंदी नहीं लगा सकते। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको मेहंदी लगा सकती हूँ। क्या, तुम और मेहंदी? हाँ मैडम जी, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी, ये देखो। आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। मोहिनी को राधा की मेहंदी अच्छी लगी। मैंने कल घर पर कुछ मेहंदी के कोन बनाए थे, मैं वो लेकर आती हूँ। मोहिनी अपने ड्राइवर को राधा के साथ भेज देती है और वो दोनों घर से मेहंदी लेकर आते हैं। राधा मोहिनी मैडम के हाथों पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाती है। राधा ने जो मोहिनी मैडम के हाथों पर मेहंदी लगाई थी वो बहुत सुंदर थी। राधा, तुमने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, ऐसे सुंदर डिजाइन तो पार्लर वाले भी नहीं लगाते। तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये लो तुम्हारी मेहनत। नहीं मैडम जी, मैं ये नहीं रख सकती। अरे क्यों नहीं रख सकती? ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेरी उस पार्लर वाली के साथ 1100 रुपए की बात हुई थी, वो तो आई नहीं मेहंदी लगाने। अब मुझे तुमने मेहंदी लगाई है तो ये पैसे तुम्हारे हुए ना। फिर राधा वो पैसे रख लेती है और मोहिनी ड्राइवर को राधा को घर छोड़ने को बोलती है। राधा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार किसी काम के लिए इतने पैसे मिले थे। राधा घर पहुंचकर पैसे अपनी माँ को देती है। राधा की माँ और दादी भी बहुत खुश हुए थे। दूसरी तरफ मोहिनी की मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। शादी में सब मोहिनी की मेहंदी को बहुत पसंद करते हैं और उससे मेहंदी वाली के पार्लर का एड्रेस भी मांगते हैं, और उन सब लेडीज को वो राधा के बारे में बताती है। सब दुल्हन की मेहंदी से ज्यादा मोहिनी मैडम की मेहंदी की बातें कर रहे थे। अगले दिन मोहिनी अपने दोस्तों के साथ राधा के घर जाती है। अरे मैडम जी, आप यहाँ? राधा, तुम्हारी लगाई हुई मेहंदी को शादी में सबने बहुत पसंद किया, इसलिए मेरे ये दोस्त अपनी बेटी की शादी के लिए मेहंदी की बुकिंग कराने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। राधा और उसके घर वाले ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब राधा लोगों को मेहंदी लगाती थी, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। अब राधा का काम बहुत अच्छा चल रहा था। राधा की मेहंदी लगाने की कला को देख बड़े बड़े पार्लर वाले राधा को अपने पार्लर में काम करवाने के लिए बोल रहे थे। फिर राधा एक बड़े पार्लर में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ वो मेहंदी लगाने के बाद जो समय बचता था उसमें पार्लर का बाकी काम भी सीख लेती है। अब राधा मेहंदी लगाने के साथ साथ पार्लर का बाकी काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी। एक दिन राधा अपनी माँ को बताती है, माँ, मुझे मेहंदी के साथ साथ बाकी काम भी आ गया है, अब मैं अपना पार्लर का काम शुरू करना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा पढ़ा तो नहीं पाई, लेकिन तुम अपनी मेहनत और लगन से यहाँ पहुँची हो। तुम्हें जो सही लगे वैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद राधा अपना पार्लर शुरू करती है और उसके काम से लोग बहुत खुश थे। उसके पार्लर में दिन भर बहुत लोग आते थे और राधा की माँ आरती ने भी लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था। राधा ने अब सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था और वह तीनों बहुत खुश थे।